Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we'll study chapter number 3, Movement Towards a New World of Class 9 Social Science Textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट करेंगे मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड 9वीं कक्षा की एसएस की टेक्स्ट बुक में से। Friends, in chapter number 3, Movement Towards a New World, there are a lot of things similar that were there in chapter number 2 of SS. दूसरों चैप्टर नंबर 3 मूवमेंट टूवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड में दूसरा पार्ट जो हमारा हुआ रशियन क्रांति का और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का, तो काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे पार्ट में से थर्ड पार्ट में वापस रिपीट की हुई है। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह से सारे देशों ने अपनी प्रगति की, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में। मेरे दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फ्रेंड्स, आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाउ द वर्ल्ड ट्राई टू प्रोग्रेस अहेड, दैट्स व्हाट विल ट्राई टू लर्न दिस चैप्टर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Global trends between the first two world wars. After the first world war, people became economically poor. पहले विश्व युद्ध के बाद लोग आर्थिक रूप से गरीब हो गए. The immediate governments in power were unsuccessful in improving their condition. So जो तत्कालीन सरकारें थी, जो राज्य देश चला रही थी उस वक्त हर देश में, वो उनके कंडीशन सुधारने में विपरीत रही. People had lost trust in democracy. लोगों का जनतंत्र में विश्वास चला गया था. Dictatorship began in some countries, which became a driving force for the Second World War. Let's study the following series of events in this respect. So कुछ देशों में तानाशाही शुरू हो गई, तो यही कुछ रीजन्स थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए आगे बढ़े. तो चलो आगे उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से रीजन्स थे. 4 मुख्य रीजन्स थे. फेसिज्म ऑफ इटली, नाजिज्म ऑफ जर्मनी, मिलिट्रिज्म इन जापान एंड ग्लोबल डिप्रेशन. तो फेसिज्म हुआ इटली में, नाजिज्म था जर्मनी में जो नाजीज आए पावर में, जापान का मिलिट्रिज्म था और ग्लोबल डिप्रेशन था 1929 से 32 तक. Fascism in Italy. Fascism over here, history does suggest that fascism is similar to democracy. दोस्तों, काफ़ी लोग इतिहास में ये कहते हैं कि फासिज्म और जनतंत्र एक जैसा ही था. In the First World War, Italy was on the side of the winning nations and fought for those nations. तो पहले विश्व युद्ध में इटली जो देश जीते उनके पक्ष में था और वो देश जीते थे. It occurred a massive expenditure of $12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers. और उसके वजह से उसके $12 बिलियन का नुकसान हो गया था और 6 लाख उसके सैनिक भी मर गए थे. Yet the other winning nations took over the choosiest territories, ignoring Italy. So जो बाकी जीतने वाले देश थे उन्होंने बहुत ही चुनिंदा टेरिटरीज ली अपने लिए और इटली को इग्नोर किया. इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. इटली को बहुत ही गुस्सा आया और फ्रस्ट्रेटेड भी था, बौखला भी गया था. Its nationalist feelings were hurt, for which the Italians considered its government responsible and was more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible. उसके राष्ट्रीय फीलिंग्स को बहुत ही पहुंचा था, धक्का लगा था. तो उनके लोगों ने, इटली के लोगों ने अपने सरकार को इसका जवाबदार समझा और वो बहुत ही उत्सुक हो गए थे कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका बदला जल्दी से जल्दी लेंगे. In order to salvage Italy from such dire situations, Benito Mussolini launched the Fascist Party. So इसके परिणाम स्वरूप में से उभरने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी एक नई पार्टी चालू की, फेसिस्ट पार्टी, डेमोक्रेसी पार्टी, जिसका हमने नाम बताया. He adopted a bundle of sticks and axe, a symbol of supremacy of the Roman Empire, as the symbol of his party. तो उसकी पार्टी का चिन्ह उसने लकड़ियों का एक गुच्छा और कोहाड़ी बनाया, जो रोमन एम्पायर का भी चिन्ह था. Fascism has evolved from the Italian word fascimo or fascis, which means absolute control of the states of all things. Fascism ये एक इटालियन वर्ड फेसिमो और फेसिस में से आया गया है. इसका अर्थ होता है पूर्ण कंट्रोल किसी स्टेट पर, किसी जगह पर. मुसोलिनोज मैक्सिम वॉज वन पार्टी वन लीडर. मुसोलिनो का एक ही ध्येय और बात कहता था कि एक पार्टी एक ही लीडर. He gave military training to his party volunteers and wore black uniform. उसने अपने पार्टी के वॉलंटियर्स को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी और उन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म भी पहना था. After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Dedekind Islands from Turkey.
शासन में आने के बाद उसने टर्की के दो हिस्से रोड्स और डेडिकेन्स को अपने अंदर कर लिया। ही ऑल्सो वन अल्बेनिया, अबाइस्निया एंड फ्यूम्स पोर्ट्स इन 1924। सो अल्बेनिया, अबाइस्निया और फ्यूम्स के पोर्ट उसने 1924 में जीते। आफ्टर दीज विक्ट्रीज मुसोलिनी स्नैप ऑल टाइज विद द लीग ऑफ नेशंस एंड जॉइन दी रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। इन सारे देश को जीतने के बाद उसने मुसोलिनी ने लीग ऑफ नेशंस के साथ अपना देश को ज्वाइन कर दिया, जिसमें रोम, बर्लिन और टोक्यो एक्सिस कहलाता है। दस इटली बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी तरह इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जवाबदार हो गया। नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी had lost the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी पहला विश्व युद्ध हार चुका था। इट वॉज इकोनॉमिकली रूइंड। आर्थिक तरह से वो एकदम बर्बाद हो चुका था। पेरिस पीस ट्रीटी हैड कंपेल्ड द जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। पेरिस पीस ट्रीटी ने जर्मनी को मजबूर कर दिया था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करने के लिए। जर्मनी वॉज एक्सट्रीमली एंग्री विद द इनजस्टिस ट्रीटी। तो जर्मनी इस इनजस्टिस ट्रीटी से एकदम गुस्सा था। Adolf Hitler joined the National Socialist German Party in 1919। Adolf Hitler ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को 1919 में ज्वाइन किया। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। इस पार्टी को नाजी पार्टी का नाम भी कहा जाता है। द नाजी फिलोसॉफी इंक्लूडेड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। नाजी फिलोसॉफी का एक ही मकसद था, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। इसमें वो लोग विश्वास रखते थे। आफ्टर डेथ ऑफ द जर्मन प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग, हिटलर अज्यूम द पोस्ट एंड एस्टैब्लिश हिज डिक्टोरियल रूल। जर्मन प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने उसकी जवाबदारी संभाली और डिक्टेटरशिप रूल वहाँ चालू कर दिया। He adopted stern and aggressive policies and led the Germans towards narrow nationalism। उसने बहुत ही सख्त और नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, जिसकी वजह से जर्मन्स के थॉट्स भी, विचार भी एकदम नैरो माइंडेड हो गए, राष्ट्रीय लेवल के थॉट्स। जर्मन्स कंसिडर्ड हिटलर अ फ्यूरर। जर्मन्स को हिटलर एक मसीहा लगा जो उनको उभारेगा, तारेगा। Nazi soldiers wore blue military uniform and stuck the arrest strip on their shoulders and wore a symbol of swastik। नाजी सोल्जर्स ब्लू यूनिफॉर्म पहना करते थे। उनके शोल्डर पर एक लाल कलर की पट्टी भी थी उस यूनिफॉर्म पर, और स्वस्तिक का सिंबल था। हिटलर्स अथॉरिटेंस एंड मिलिट्री नेचर बिकेम ऑब्वियस आफ्टर कमिंग टू पावर। सो शासन में आने के बाद हिटलर का अथॉरिटेरियन और उसका तानाशाही बट ऑब्वियस था कि ये ऐसे ही चलने वाला है। हिज मेन एम वॉज द इमरजेंसी ऑफ जर्मनी एज अ मेजर पावर। तो उसका मेन एम यही था कि जर्मनी को मुख्य पावर विश्व स्तर पर एक ताकतवर देश बनकर उभारना है। In the name of purification of German race, his policy were targeted at exterminating Jews, Gypsies and mentally challenged people। तो पावर में आने के बाद उसकी पॉलिसीज़ एकदम टारगेटेड लोगों को ख़त्म करने की थी। जूस को, जिप्सीज़ को और मेंटली चैलेंज जो लोग मेंटली डिस्टर्ब है, वैसे लोगों को उसकी एक ही पॉलिसी थी कि इनको मार डालो, ये लोग हमारे कुछ काम के नहीं हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इम्यूनेबल यूरोपियन जूस लॉस्ट लाइव्स विच इज़ नोन एज द होलोकास्ट जेनोसाइड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इननंबरेबल अनगिनत यूरोपियन जूस की जाने गई, उसको होलोकॉस्ट जेनोसाइड भी बोलते हैं। हिटलर्स एक्सपेंशनिज्म, मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट नेबरिंग कंट्रीज एंड द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेटिंग सर्टन ग्रुप्स ऑफ लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द सेम। हिटलर की ये तानाशाह पॉलिसी, जिसमें एक ही बहुत सारे ध्येय थे कि एक्सपेंशन हो, मिलिट्री एक्शंस लिया जाए आजू बाजू के देशों के अगेंस्ट, और एक्सटर्मिनेटिंग सर्टन ग्रुप्स को ख़त्म कर डालना। इसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कारण, जर्मनी उसका एक खास कारण बन गया। Militarism in Japan. According to the Treaty of Versailles 1919, Japan did not get the benefit of the provinces of China as expected। So 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्सेस के बाद जापान ने जैसे आशा रखी थी कि उसको चाइना का कुछ हिस्सा मिलेगा, उसको नहीं मिला। इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम। इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के काफ़ी सारे हिस्से अपने आप में बांट लिए। जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज विद दिस। इससे जापान बहुत ही नाखुश था। In the 1921-1922 Washington meet, Japan had to agree to have only 35% of the English and England and American naval force। 1921 और 1922 की ट्रीटी में जापान को ये मजबूर किया गया कि इंग्लैंड और अमेरिका के पास जितना फोर्स है उसका सिर्फ 35% आप बना सकते हो, आपके पास रख सकते हो।
जापान ऑल्सो हैड टू वैकेट आइलैंड्स ऑफ शाकालिन एंड साइबेरिया। जापान को भी अपने आइलैंड्स शाकालिन और साइबेरिया खाली करने पड़े। द जापानीज यूथ वॉज एंग्री एट दिस। इसके वजह से जापानीज यूथ जवान बहुत नाखुश थे, गुस्से थे। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वॉज इलेक्शन इन जापान एंड द पार्टी सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म गॉट दी मेजोरिटी। इसी वक्त जापान में वोटिंग हुआ, इलेक्शंस हुआ, और जो पार्टीज मिलिट्रिज्म को सपोर्ट करते थे वो जीत गई। The military nationalism of Japan adopted the policy of expansionism. मिलिट्री नेशनलिज्म जापान ने पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशनिज्म फॉलो किया गया। जो भी निकम्मे लोग हैं, जो भी निकम्मा वर्ग है समाज का, उसको ख़त्म कर दो। जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में जापान को परमानेंट प्लेस नहीं मिली। द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इंपीरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ ऑफ जापान। वेस्टर्न कंट्रीज जापान में जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी उसको रोक नहीं पा रही थी, नहीं सकती थी। जापान कैप्टेड मचूरिया एंड एस्टैब्लिश मचोकुनो गवर्नमेंट इन 1932। जापान ने मचूरिया को एस्टैब्लिश किया और मंचू को गवर्नमेंट बनाया। ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, मंगोलिया, शाटोंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना। जापान ने कोरिया, मंगोलिया, शाटोंग एंड चाइना के कुछ हिस्से अपने अंदर कर लिए। इट इम्प्रूव्ड इट्स रिलेशनशिप विद जर्मनी एंड इटली। उसने जर्मनी और इटली के साथ अपने संबंध भी सुधार दिए। एंड लेट लूज इट्स इंपीरियलिज्म पॉलिसी। सो उसने अपनी इंपीरियलिज्म पॉलिसी स्ट्रिंग्स को भी छोड़ दिया। After Emperor Meiji, Emperor Hirohito 1936 also encouraged these activities of Japan. So Emperor Meiji के बाद Emperor Hirohito ने भी 1936 में इसी एक्टिविटीज़ को जापान को प्रेरित करता रहा। Thus Japan snapped all the ties with League of Nations. तो League of Nations के साथ जापान के सारे संबंध बंद हो गए थे 1933 तक। ग्लोबल डिप्रेशन 1929 से 1932। ग्लोबल डिप्रेशन फ्रॉम 1929 to 1932। The heads of most of the European nations had the belief that with the end of the First World War, even the post problems of the Second World War will come to an end. लीग ऑफ यूरोपियन नेशंस के जो हेड थे उनका ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होंगे, वर्ल्ड वॉर के बाद उनके सारे प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग। लेकिन ये उनकी सोच गलत थी। Suddenly, a large number of shares began to be sold in the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble. इसी बीच वॉल स्ट्रीट का जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत सारे शेयर्स बेचना चालू हो गए। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिर गया। दिस वॉज कॉल्ड द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिक्स ऑफ 22 अक्टूबर 1929। तो 24 अक्टूबर 1929 को इसको वॉल स्ट्रीट क्राइसिस कहते हैं वहाँ के लोग, और उसको ये नाम दिया गया है। This crisis shook the whole world and shattered the economic conditions of nations, giving birth to the Great Global Depression. इस क्राइसिस ने सारे देशों के आर्थिक व्यवस्था को तबाह कर दिया। इसके वजह से ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन इसको नाम दिया गया था। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर इफेक्टेड बाय दिस। लगभग दुनिया के सारे देश को इसका इफेक्ट पड़ा और सारे लोग को आर्थिक तकलीफें होनी पड़ी। इवन अ सुपर पावर लाइक ग्रेट ब्रिटेन हैड टू सेक्रीफाइस इट्स पॉलिसीज ऑफ कीपिंग गोल्ड रिजर्व्स अगेंस्ट इट्स करेंसी पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन जैसे बड़े सुपर पावर को भी अपनी करेंसी के आगे गोल्ड रखने की जो उसकी आदत है पाउंड्स के आगे, वो भी उसको बंद करनी पड़ी। दिस इफेक्टेड अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे देशों का इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस भी ख़त्म होने लग गया, बहुत ही बंद के लेवल पे पहुंच गया था। Prosperous nations like America also had to impose stricter measures. समृद्ध देश जैसे अमेरिका को भी बहुत ही सख्त नियम अपने लोगों पर लागू करने पड़े। ग्लोबल ट्रेड्स वर रिड्यूस टू हाफ। विश्व स्तर पर जो ट्रेड बिजनेस होने के वो भी आधे लेवल पर आ गए थे। दस वर्ल्ड वॉर टू हैड स्टार्टेड अगेंस्ट गेटिंग इट्स आउटलाइन। तो इसी वक्त वर्ल्ड वॉर टू के छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ वहाँ से उभरना शुरू हो गए थे। वर्ल्ड वॉर टू 1939-1945 फैक्टर्स। वर्ल्ड वॉर टू 1939 से लेकर 1945 के कारण फैक्टर्स। द सीड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हैड बीन सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में वर्ल्ड वॉर टू के बीच बो दिए गए थे। पेरिस वर्ल्ड पीस प्रोसेस हैड डिस्प्लीज मैनी नेशंस। पेरिस पीस प्रोसेस ने काफ़ी देशों को नाखुश कर रखा था। द इवेंट्स दैट हैपेंड आफ्टर दैट लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद के जितने भी इवेंट्स हुए उसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Dear students, let's study the factor responsible for World War II. So the students चलो पढ़ते हैं World War II के कारण क्या थे, फैक्टर्स क्या थे।
Fierce nationalism. After the First World War, fierce nationalism adopted in Germany, Japan and Italy. तो पहले विश्व युद्ध के बाद एकदम सख्त नेशनलिज्म जर्मनी, जापान और इटली में पैदा हो गया था. जर्मन्स कुड नेवर फॉरगेट दी एंड ओवरकम द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जर्मन्स कभी भूलने नहीं थे. कॉन्सिक्वेंटली हिटलर अडेप्टेड एंड कैप्चर्ड सम ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जेकोस्लोवाकिया फॉलोइंग हिज नाजीज फिलोसफी दैट जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दोज प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वर स्टेइंग. तो उसके बाद वे हिटलर ने हर वो जगह कैप्चर कर ली जेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ जहाँ नाजी पॉलिसी अपनाई गई. तो जहाँ जर्मन्स की नाजी पॉलिसी का एक ही सोच था कि जहाँ जहाँ जर्मन्स है वो देश अपने अंडर आ जाना चाहिए. इटली कुड नॉट फॉरगेट दैट इट वाज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेस. और उस तरफ इटली भी ये भूल नहीं सकता था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेस में उसको इग्नोर कर दिया था, उसको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा था. अंडर द लीडरशिप ऑफ फेसिस्ट पार्टीज मोसोलिनी स्टार्टेड हिज फियर्स नेशनलिज्म एंड अडॉप्टेड इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज. तो फेसिस्ट पार्टीज के अंदर मोसोलिनी ने अपनी फियर्स नेशनलिज्म के विचार डाल दिए थे और एकदम सख्त पॉलिसीज अपनाई थी. On the other hand, from Asia, Japan too gave on to imperialism. दूसरे तरफ एशिया में से जापान ने भी imperialism छोड़ दिया था. Thus world peace was in danger. इसी तरह विश्व शांति खतरे में आ गई थी. दूसरा मुद्दा ग्रुपिज्म. Since France was always afraid of Germany after the First World War, it entered into the treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia. पहले विश्व युद्ध के बाद फ्रांस जर्मनी से बहुत डरा हुआ था, तो उसने ट्रीटी बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और जेकोस्लोवाकिया के साथ बनाई. इटली साइन ट्रीटी ऑफ जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगेरी, ग्रीस, टर्की एंड ऑस्ट्रिया. इटली ने ट्रीटी साइन की जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगेरी, ग्रीस, टर्की एंड ऑस्ट्रिया के साथ. रशिया साइन ट्रीटी विद जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया एंड ईरान. रशिया ने वहाँ ट्रीटी जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ की. इटली फॉर्म दी रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस ग्रुप विच द सपोर्ट ऑफ जर्मन एंड जापान. तो इटली ने रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस ग्रुप बनाया जर्मनी और जापान के सपोर्ट के साथ. इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म अनदर ग्रुप विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. इंग्लैंड और फ्रांस ने डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ और एक ग्रुप बनाया. जर्मन साइंड अ नॉन अग्रेसिव ट्रीटी विद दी रशिया. और जर्मन ने नॉन अग्रेसिव ट्रीटी रशिया के साथ साइन कर दी. दस होल एटमॉस्फेयर ऑफ फियर स्प्रेड इन दी होल वर्ल्ड. तो पूरे दुनिया में डर का माहौल फैल गया. द फैक्टर्स टू गेव द इम्पोर्टेंस टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यही कारण है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए हवा मिली. Militarism. On one side, efforts were being made to maintain peace after the First World War, whereas on the other side, European nations were competing for ammunition. एक तरफ पहले विश्व युद्ध के बाद सब जगह शांति के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर यूरोपियन नेशंस अपने साथ आर्म्स और एम्यूनेशंस जैसे लड़ने के लिए सब सामग्री और डेवलप कर रहे थे और उसको और प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे. द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बनाने का प्रोडक्शन इंक्रीज होते गया. इन ऑल यूरोपियन नेशंस, सारे यूरोपियन नेशंस में वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. दूसरों से अच्छे वॉर वेपन्स बनाना चाहिए, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी. सम नेशंस लाइक रशिया एंड जर्मनी बिकेम कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग. रशिया और जर्मनी जैसे देशों ने तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग का रूल लागू कर दिया था. ऑल नेशंस बिगैन इंडक्टिंग मोर मैन इन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी. सभी देशों ने जो और लोगों को नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया. इन द ईस्ट जापान इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स. ईस्ट में जापान ने भी अपने मिलिट्री फोर्स को बढ़ा दिया था. फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड बीन डिक्लेयर्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राई टू इक्विप देमसेल्व्स विथ वॉर वेपन्स. फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था जब इंग्लैंड और फ्रांस ने अपने साथ वेपन्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था. Failure of League of Nations. In order to establish peace after the First World War, the League of Nations was formed. पहले विश्व युद्ध के बाद सारे विश्व में पीस हो, शांति हो, उसके लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था. But neither could it become a supreme organization having sovereignty over other nations of the world, nor did it have its own army to make the nations follow its principles. तो उसके पास ना ही वही ताकत थी कि सब देशों को बोले कि मैं बोल रहा हूँ वैसा करो. कोई भी देश वो सुनने को नहीं था. ना ही उसके पास अपने आर्मी थी कि लोगों को दबाए और बोले कि हमारे प्रिंसिपल्स फॉलो करो. Member nations were not obliged to take their problems to the League of Nations or accept the judgment passed. So जो इसके सदस्य मेंबर थे वो लोग अपने प्रॉब्लम्स लीग ऑफ नेशंस के पास लेके जाने को तैयार नहीं थे और ना ही उसके पास के जजमेंट्स को एक्सेप्ट करने को तैयार थे.
मैनी नेशंस एंड मूव्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, बहुत सारे देश लीग ऑफ नेशन से बाहर निकल गए थे। इनिशियली रशिया एंड जर्मनी स्नैप देयर टाइज विद द लीग ऑफ नेशंस, शुरुआत में रशिया और जर्मनी ने अपने संबंध लीग ऑफ नेशन से छोड़ दिए। लेटर इटली एंड जापान मूव्ड आउट बिकॉज इटली हैड कैप्चर्ड अबायसिनिया, जापान हैड अटैक्ड मंचूरिया, जर्मनी हैड स्नैप्ड अवे सम प्रोविंसेस ऑफ जेकोस्लोवाकिया। बाद में इटली और जापान भी अलग हो गए। इटली ने अबायसिनिया का कुछ हिस्सा ले लिया था, जापान ने मंचूरिया पर अटैक किया था, जर्मनी ने अपने संबंध जेकोस्लोवाकिया के साथ ख़त्म कर दिए थे, उनके प्रोविंस भी ले लिए थे। स्टिल द लीग ऑफ नेशंस कुड डू नथिंग, इतना सब कुछ होने के बावजूद लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। द ग्रीड फॉर पावर अमंग्स सेवरल नेशंस बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द लीग ऑफ नेशंस, तो लीग ऑफ नेशंस में बहुत सारे देश थे जो अपना ताकत बढ़ाना चाहते थे, अपना दबदबा बढ़ाना चाहते थे। इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म, इधर छोटे छोटे दल बनना शुरू हो गए थे जो लीग ऑफ नेशंस स्टॉप नहीं कर पा रहा था। दिस वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये लीग ऑफ नेशंस की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles got its form in the Paris Peace Treaty at the end of the First World War. First World War के बाद जो वर्सेल्स में जो ट्रीटी बनी वो पेरिस पीस ट्रीटी में ही बनी। Since Germany was found responsible for the war, it had to pay 6.5 billion pounds as fine. जब जर्मनी इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण पाया गया तो उसको दोषी पाया गया, उसको 6.5 बिलियन पाउंड्स विश्व को देने पड़े वॉर फाइन्स के रूप में। इट्स रूरल प्रोविंसेस वर टेकन अवे, उसके अंदर जो शासित प्रदेश थे वो भी ले गए थे। राइन रिवर हैड टू बी ओपन टू इंटरनेशनल सी रूट, इंटरनेशनल सी रूट को राइन रिवर को ओपन कर दिया गया था। Thus such an unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. इस तरह से अनजस्ट ट्रीटी ज़बरदस्ती जर्मनी पे थापी गई। द जर्मन डिक्टेटर अडॉल्फ हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स अ पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस टू रिजेक्टेड। जर्मन डिक्टेटर अडॉल्फ हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एक कागज का टुकड़ा बोला और उसको रिजेक्ट कर दिया। Therefore the people of Germany were encouraged to fight war. तो इसी तरह जर्मन के लोगों को प्रेरित कर दिया गया कि हमको जंग लड़नी है। ऑन द अदर साइड जापान वॉज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटी, दूसरी तरफ जापान भी ट्रीटी से नाखुश था। दस द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वॉज इनजस्ट टू मेनी नेशंस, इसी तरह ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स काफ़ी देशों के साथ इनजस्टिस किया था उसने। दिस ट्रीटी प्लांटेड द सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसी ट्रीटी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज को बो दिया था। imperialistic ambition of Adolf Hitler, Adolf Hitler की ऊंची ऊंची ख्वाहिशें। हिटलर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी थी। ही हैड अ फियर्स नेशनलिज्म एंड मिलिट्री नेचर, उसका स्वभाव नेशनलिज्म कट्टरवाद राष्ट्रवाद था और मिलिट्री नेचर वाला उसका स्वभाव था मिलिट्रिज्म का। दैट्स वाई ही विश द यूनिटी स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जर्मन एट एनी कॉस्ट, तो उसका एक ये था कि सिर्फ जर्मन ही समृद्ध, एकता और स्टेबिलिटी होनी चाहिए जर्मन में, उसके एक ही ये थे, इसके दिमाग में क्लियर था। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज इम्पीरियलिज्म वॉज ऑस्ट्रेलिया, उसका इम्पीरियम का फर्स्ट शिकार बना ऑस्ट्रिया। Along with German army, he entered Austria in 12 मार्च 1938. जर्मन आर्मी के साथ उसने ऑस्ट्रिया में 12 मार्च 1938 में प्रवेश कर दिया था। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द म्यूनिच कन्वेंशन, जर्मनी हैड कैप्चर्ड जेकोस्लोवाकिया। म्यूनिच कन्वेंशन के दूसरे ही दिन जर्मनी ने जेकोस्लोवाकिया पर कंट्रोल कर लिया था 1 अक्टूबर 1938 को। आफ्टर दैट इट हैड कैप्चर्ड मैमल पोर्ट ऑफ लिथुआनिया इन मार्च, उसके बाद लिथुआनिया के मैमल पोर्ट पर उसने कब्जा कर लिया था मार्च में 1939 में। दस अ ग्रैंड जर्मन नेशन वॉज क्रिएटेड बाय हिटलर, इसी तरह एक विशाल जर्मन नेशन हिटलर ने बना दिया था। हिज इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज वॉज मस्ट कॉस्ट वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसकी इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज ही दूसरे विश्व युद्ध के कारण बने। जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कॉज, जर्मन ने जो अटैक किया पोलैंड पे उसका इमीडिएट कारण क्या था। द अबव मेंशन कॉजेज हैड मेड द होल वर्ल्ड टू सिट इन अ हीप ऑफ अम्यूनिशन, ऊपर के सभी कारण पूरे सारे विश्व को अम्यूनिशन जितने गोला बारूद के ढेर पर जैसे बैठे हैं ऐसा बना दिया था, हथियारों के ढेर पर। अ स्मॉल स्पार्क कुड ब्लो अप द होल वर्ल्ड, छोटी सी चिंगारी पूरे विश्व को बर्बाद कर सकती थी। एंड दिस स्पार्क वॉज जर्मन अटैक ऑन दी पीसफुल पोलैंड, और यह स्पार्क ये चिंगारी किसने दी, जर्मन ने पोलैंड पर अटैक कर फर्स्ट 1 सितंबर 1939 के सुबह में। दस द वर्ल्ड वॉर टू हैड बिगन, इसी तरह दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था।
Britain and France wanted Germany to stop war immediately, but Germany ignored the warning. ब्रिटेन और फ्रांस ने वार्निंग दिया जर्मनी को कि आप ये सब ख़त्म कर दो, रोक दो अभी के अभी, लेकिन जर्मनी ने उनके वार्निंग को इग्नोर किया. हेंस ब्रिटेन एंड फ्रांस प्लंज इनटू दिस वॉर. उसके वजह से ब्रिटेन और फ्रांस में ये युद्ध में कूद पड़े. कॉन्सिक्वेंटली द वॉर स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड. उसके परिणाम विपरीत ये युद्ध पूरे वर्ल्ड में फैल गया. World War II and outline. With the commencement of the World War II, the world was again divided into two groups. World War II की शुरुआत की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी. On one side, the group of allied nations led by England and France. एक तरफ allied nations का ग्रुप था जो इंग्लैंड और फ्रांस लीड कर रहा था. On the other side, the group of Axis nations comprising Germany, Italy and Japan. दूसरी तरफ Axis nations का ग्रुप था जो इटली, जापान और जर्मनी लीड कर रहे थे. Besides these, some other factors with war-driven mentality had entered into this. इसके साथ वॉर ड्रिवन फैक्टर्स भी लोगों के दिमाग में घुस गए थे. जापान हैड अटैक द अमेरिकन नेवी पोर्ट ऑफ पर्ल हार्बर. जापान ने अमेरिकन का नेवी पोर्ट पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया था. As a result, the American gave up its natural, neutral and retaliated. इसी परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अपने न्यूट्रल स्टैंड को छोड़ दिया और उसने भी हमला किया. ये जॉइंट अलाइड नेशंस दस मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर. अमेरिका ने अलाइड नेशंस को ज्वाइन कर दिया और वो ज़्यादा स्ट्रांग बन गए. व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन टू जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी. जब पूरे जोरों शोरों में विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब डाल दिए. इन ऑर्डर टू स्टॉप जापान मूविंग फर्दर. तो जापान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही ये बम डाले गए थे. 1,24,000 जापानीज सिटीजन्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर वाज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन. जापान सरेंडर्ड इन 11 अगस्त 1945 एंड वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड. तकरीबन 1,24,000 जापानीज नागरिकों की जान गई. जापान ने समर्पण कर दिया 11 अगस्त 1945 को और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया. इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. इमीडिएट इफेक्ट्स. वर्ल्ड वॉर टू के तुरंत इफेक्ट्स क्या हो गए? इकोनॉमिक इफेक्ट्स. दिस वॉर हैड कॉज्ड ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में इस वॉर ने बहुत सारा नुकसान कर दिया था, तबाही फैला दी थी. ऑल द इन्वॉल्व नेशंस हैड इंकर्ड ह्यूज एक्सपेंसेस. जो देश विश्व युद्ध में शामिल थे उनका बहुत नुकसान हो गया था आर्थिक तरीके से. और अमेरिका हैड स्पेंड $350 एंड अदर नेशंस हैड स्पेंड मोर देन $1,000 बिलियन. अमेरिका ने $350 बिलियन खर्च किए थे, जबकि दूसरे देशों ने $1,000 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर दिया था. प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू. इसी के मूल की प्रॉपर्टी का भी तबाही हो गया था. इंग्लैंड हैड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी वन कांट इमेजिन. इंग्लैंड ने लगभग 2,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी गंवा दी थी और जर्मनी का तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस. दुनिया के काफ़ी सारे देशों ने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, गोला बारूद के प्रोडक्शन को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था. So there was a scarcity of necessary things in the things of the basic needs. So जो ज़रूरत वाली चीज़ है उसकी बहुत ही कमी होने लगी मार्केट में. प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन इंक्रीज, पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड. प्रोडक्शन कम हो गया था, महंगाई बढ़ रही थी और लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही तकलीफ हो रही थी लोगों को. देयर वॉज अ स्कैरसिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट. जो नेसेसरी गुड्स है मार्केट में वो मिल नहीं रहे थे जो डे टू डे लाइफ जीने के लिए ज़रूरी हो. द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज शैटर्ड. लोगों का आर्थिक लाइफ एकदम तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी. एज अ रिजल्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वर पुश्ड इन एन इकोनॉमिक डिप्रेशन. इसकी वजह से विश्व के बहुत सारे देश इकोनॉमिक डिप्रेशन में घुस गए थे. देयर वर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमीज़. वर्ल्ड पॉलिसीज़ और इकोनॉमीज़ में बहुत बड़े बदलाव आने लगे. कम्युनिज्म इन चाइना. चाइना में कम्युनिज्म. मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर इम्प्रेस्ड बाय द वे रशिया हैड मेड अ फास्ट प्रोग्रेस विद इट्स कम्युनिज्म मेजर्स विद द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1917. बहुत सारे देश रशिया ने जिस तरह से कम्युनिस्ट मेजर उठा के अपनी प्रगति की थी उससे बहुत ही आकर्षित हो गए थे. उसको जो रेवोल्यूशन आया था 1917 की क्रांति, बेलोलिस क्रांति को बोले, रशियन क्रांति कहते हैं उसको. चाइना टू वॉज इम्प्रेस. इससे चाइना भी आकर्षित हो गया. जापान हैड बिकम वीक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान बहुत ही कमज़ोर हो गया था. अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इट्स कंट्रोल ओवर चाइना
हैड रिड्यूस्ड, तो उसका जो दबदबा था चाइना के ऊपर जापान का वो कम हो गया था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दी माओ त्साओ त्सुंग एस्टेब्लिश कम्युनिस्ट रूल इन 1949, द एंड ऑफ रेवोल्यूशन इन जापान चाइना। इसका फ़ायदा लेते हुए माओ त्साओ त्सुंग की एस्टेब्लिश कम्युनिटी ने 1939 में उसका फ़ायदा उठाया और क्रांति आई चाइना में। द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कोल्ड वॉर की शुरुआत, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके। आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर टू, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू सुपर पावर्स, अमेरिका एंड रशिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, अमेरिका और रशिया जो दो सुपर पावर्स बन रहे थे। ड्यूरिंग द वॉर बोथ द नेशंस वर फ्रेंड्स, वॉर के दरमियान दोनों ही देश दोस्त थे। बट आफ्टर द वॉर द डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट टू इंक्रीज। तो विश्व युद्ध के बाद दोनों के जो सोच थी वो अलग अलग होती गई और वो दोनों उनकी दूरियां भी बढ़ती गई। दस द डेमोक्रेटिक अमेरिकन एंड द कम्युनिस्ट रशिया बिकेम म्यूचुअल अपोजिट ग्रुप्स। तो इसी तरह डेमोक्रेटिक अमेरिका और कम्युनिस्ट रशिया के विचार अलग अलग ग्रुप में तब्दील हो गए। अदर स्मॉल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड जॉइन दीज टू नेशंस इनिशियली इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज ईच अदर्स ओपिनियंस। तो एक दूसरे के ओपिनियंस मानने के लिए दूसरे छोटे छोटे देश ने भी इन दोनों ग्रुप्स को एक एक करके जॉइन किया एंड इफेक्टेड द एटमोसफियर ऑफ कोल्ड वॉर। इसी वजह से कोल्ड वॉर का माहौल भी खड़ा हो गया। Many a times the situation for थर्ड वर्ल्ड वॉर seem to be created। बहुत बार ऐसा लगा कि तीसरा विश्व युद्ध भी होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस, at the end of the first world war the League of Nations was formed in order to establish world peace। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना गया था विश्व युद्ध के स्थापना के लिए। बट द फैक्ट वाज दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर्ड, लेकिन परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ ही। This meant that the League of Nations was a failure। इसका मतलब ये होगा कि League of Nations एक failure था। At the end of the World War II on 22nd October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security and establishing in the world। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई सारे विश्व में शांति के लिए। ध्येय वही था। इट्स हेडक्वार्टर्स वर टू बी इन न्यूयॉर्क, उसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में बनाया गया, स्थापित किया गया। America's efforts to establish United Nations has already begun from the time it joined the Second World War। अमेरिका के एफर्ट्स यूनाइटेड नेशन स्थापित करने के प्रयास शुरू हो गए थे जब से उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेड 4 important announcements regarding the freedom while giving his meaning of the American Congress मैसेज इन दी अमेरिकन कांग्रेस। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 4 मुख्य पॉइंट रखे थे जब उसने अपनी मैसेज दिया था अमेरिकन कांग्रेस को। विद द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, पीस एंड सिक्योरिटी। उसका ध्येय ये कि था सारे लोगों को आज़ादी मिले, शांति मिले और सिक्योरिटी भी मिले, उनकी सुरक्षा भी हो। मोर पॉइंट्स, 4 मेजर पॉइंट्स कौन से थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो सबको बोलने की विचार करने की आज़ादी और बोलने की आज़ादी, धर्म सिलेक्ट करने की आज़ादी या आर्थिक आज़ादी भी मिले और डर उनका दूर रहे, उसका भी फियर नहीं होना चाहिए। लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल प्रिपेयर्ड एन 8-point agreement while they were on the ship in the Atlantic Ocean, which later came to be known as the Atlantic Agreement। उसके बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने 8 पॉइंट के मुद्दे बनाए थे उन्होंने एक शिप पर एटलांटिक ओशन में जब वो थे, इसीलिए इस अग्रीमेंट को एटलांटिक अग्रीमेंट भी कहते हैं। The agreement included matters like maintaining freedom and sovereignty of every nation, peace, security, social and economic welfare and disarmament। ये एग्रीमेंट में 8 मुद्दों में ये था कि हर कोई विश्व शांति से रहे, हर देश में शांति हो, सिक्योरिटी हो, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक वेलफेयर मिले और जो ढेर बनाए गए थे आर्म्स का वो ख़त्म कर दिया जाए। देन दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन मॉस्को फॉर वर्ल्ड पीस। उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना के वर्ल्ड लीडर्स मॉस्को में मिले विश्व शांति के लिए, विच केम टू बी नोन एज द मॉस्को डेलीगेशन। उसको मॉस्को डेलीगेशन का नाम दिया गया।
In November 1943, three superpowers held a conference in Tehran. नवंबर 1943 में तीन सुपर पावर्स ने तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस भी की. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 नेशंस प्रिपेयर्ड द एग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशंस एट वाशिंगटन, सितंबर 1944. 50 देशों के प्रतिनिधियों ने यूनाइटेड नेशंस वाशिंगटन में रिप्रेजेंटेटिव्स थे. वो सितंबर 1944 में मिले. ऑन अक्टूबर 24, 1945, द 51 मेंबर नेशंस डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. 24 अक्टूबर 1945 में 21 मेंबर के दल ने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कर दी. इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. भारत भी उसका एक पार्ट है. सिंस देन 24 अक्टूबर सेलिब्रेटेड यूनाइटेड नेशंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसके बाद 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है. 193 नेशंस आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये आज 193 देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं. ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के कौन से हिस्से हैं. द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव इट्स एम्स इंक्लूडेड 6 ऑर्गन्स. तो अपने ध्येय पूर्ण करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के 6 मुख्य हिस्से हैं. जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट. तो ये 6 हिस्से हैं उसके. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग, नीदरलैंड. ICJ जिसको बोलते हैं वो नीदरलैंड हेग में है. ऑल अदर काउंसिल्स आर सिचुएटेड न्यूयॉर्क, अमेरिका. बाकी सारे काउंसिल्स न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थापित हैं. एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इन ऑर्गन्स की क्या क्या जवाबदारियां हैं, क्या क्या भूमिका है. जनरल असेंबली. द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द जनरल असेंबली. इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द नेशंस. सबसे बड़ा दल जनरल असेंबली है जिसमें सारे देश के प्रतिनिधि आते हैं. एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस. हर देश ज़्यादा से ज़्यादा 5 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ भेज सकता है. बट ड्यूरिंग इलेक्शंस ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड. लेकिन अगर इलेक्शन हो तो एक देश का एक ही वोट काउंट होता है. इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स. वहाँ वो व्यक्ति या वो देश किसी भी मुद्दे पर अपना अभिप्राय रख सकता है, डिस्कस कर सकता है उसको, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वो वहाँ बोल सकता है. इट एक्सेप्ट्स दी बजट प्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी जनरल. सिक्योरिटी जनरल ने जो बजट दिया होता है उसको वो स्वीकार भी करते हैं. दोस्तों नीचे ये जो पिक्चर है ये जनरल असेंबली का हॉल है. इसी हॉल में लोग मिलते हैं और देश के प्रतिनिधि मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं. फ्रेंड्स, द पिक्चर बिलो ओवर हियर इज द जनरल असेंबली पिक्चर. ओवर हियर मोर देन 193 countries are members and they meet every year in this general assembly hall and they discuss about the future and the plannings and they put across their thoughts over there. बजट में जितने पैसे दिए रहते हैं उसको एलोकेट वो एक्सपेंस भी करते हैं. वो एक्सपेंस को दे एलोकेट दी एक्सपेंसेस दैट आर एलोकेटेड इन दी बजट. इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ नेशंस. तो देशों के जो इकोनॉमिक आर्थिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी वो अटेम्प्ट करने का तय करते हैं कि भाई नक्की करते हैं कि उसको हम थोड़ा हेल्प करें. ह्यूमन राइट्स एंड डिसआर्मामेंट एंड अदर इंटरनेशनल मैटर्स. ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स भी वहाँ डिस्कस होते हैं. Decisions are taken by 2/3 majority in general matters. जनरल मैटर्स में 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिए जाते हैं. सिक्योरिटी काउंसिल. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये सिक्योरिटी काउंसिल. देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन दी विज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना. अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स. इसमें दूसरे 10 कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं. दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years बाय जनरल असेंबली. जनरल असेंबली के बाद हर देश को 2 साल के लिए इलेक्ट किया करता है. दिस काउंसिल एंजॉयज ट्रिमेंडस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए इस काउंसिल को बहुत पावर्स दिए गए हैं. इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट्स ऑफ द नेशंस पीसफुल थ्रू नेगोशिएशंस एंड मीडिएशंस. उसके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट्स अगर आते हैं तो नेगोशिएशंस और पीसफुली सॉल्व करने के लिए मीडिएशन करता है. When one permanent member does not vote in support of some other important matter, it cannot take a decision on that. अगर एक परमानेंट मेंबर अगर किसी चीज़ के लिए वोट नहीं लेता है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है. दिस पावर ऑफ द 5 member परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड वीटो पावर. इसको वीटो पावर कहते हैं. राइट टू डिनाई, जिसको मना भी कर सकता है.
रशिया हैज़ यूज द वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। रशिया ने वीटो पावर मैक्सिमम नंबर टाइम्स यूज़ किया है। वीटो पावर मतलब राइट टू डिनाई, मतलब अगर वीटो पावर के थ्रू कोई देश किसी चीज़ के लिए इलेक्ट ना हो या उसके अगेंस्ट हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Economic and Social Council. This council is called the ESCOS, and there are 54 members in this. General Assembly appoints two-third of its retiring members for 3 years. इसमें 54 members है और उसके जो जनरल असेंबली में जो members रिटायर्ड होते हैं, 2/3 members, उसको 3 साल के लिए यहाँ भेज देते हैं वो लोग। Council tries to raise the standard of living of the nations of the world without any biasness of religion, caste and region. This council and its some councils work with all the worlds. तो ये काउंसिल लोगों का स्तर ऊंचा हो, जीने की स्टैंडर्ड ऊंचे हो, उसके लिए ट्राई करते हैं और सारे देश के साथ मिलकर ये काम करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के लोगों का हेल्थ बेटर करने के लिए WHO काम करता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क्स टू एस्टेब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फंड ये पूरे विश्व में आर्थिक स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इसके लिए काम करते हैं। तो हमने WHO और IMF के बारे में पता है। IMF को वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हम जानते हैं। तो इसके कुछ चिन्ह भी आप देख लीजिए, FAO है, ILO है, यूनिसेफ है और यूनेस्को है। तो FAO और वो सब क्या है हम आगे देखते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज दी नेचुरल लेवल। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए और फिशिंग इंडस्ट्री को रेस करने के लिए और लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को रेस करने के लिए हमेशा काम करता रहता है। ILO International Labour Organization works to provide the rights and justice of laborers of the world. विश्व में जितने भी मजदूर वर्ग है उनको न्याय मिले और उनको जस्टिस मिले, उसके लिए ILO काम करता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसको यूनिसेफ बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड ना, उसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड बोलते हैं। अब इसको अंडरटेक्स चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन। विश्व में जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छा पौष्टिक खाना मिले, उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उसके लिए यूनिसेफ हमेशा कटिबद्ध है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनिसेफ और यूनेस्को में फ़र्क है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों से रिलेटेड नहीं है। यूनेस्को वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस बाय इम्प्रूविंग illiteracy, raising standards of living of the people through education and providing justice, education, science and cultural resources। तो ये यूनेस्को क्या करता है, लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव करता है, कैसे इलिटरेसी दूर करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार के, एजुकेशन दे के, जस्टिस दे के, एजुकेशन, साइंस और कल्चर प्रोवाइड करता है। बिसाइड्स दिस देयर आर सब काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स विच अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़। इसके बाद छोटे छोटे काउंसिल्स और सब काउंसिल्स भी है जो वेरियस एक्टिविटीज़ लेते हैं। कौन से हैं? द ट्रस्टीशिप काउंसिल, फोर्थ। देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल। इस काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है। द रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट बाय द जनरल असेंबली आर इंक्लूडेड हियर। जनरल असेंबली से सिलेक्ट किए रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ होते हैं। इट ओवरसीज मैटर्स पर्टेनिंग टू नेशंस दैट हैव नॉट एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस एंड आर अंडर सम प्रीवियस मैंडेट। ये अगर कोई देश दूसरे देश के अंदर अगर गुलाम है उसका, तो उसको लिबरल करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए ये लोग आगे आते हैं। ऑल्सो नेशंस defeated in the Second World War as well as its social economic policies and developments। तो उसको मैंडेट देखता है कि जो देश दूसरे विश्व युद्ध में हार गए थे उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए भी ये लोग ध्यान देते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन द सिटी ऑफ हेग, नीदरलैंड। नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। ICJ के बारे में हम इंडिया वालों ने सुना रहेगा, हमारे कुलभूषण जाधव का केस ICJ में जो पाकिस्तान के साथ है वो ICJ के साथ हो रहा है। देयर आर 15 जजेस इन इट एंड हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years। इसमें 15 जजेस है जो 9 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। It solves disputes between nations, gives verdicts on international disputes presented before it and gives legal advice। ये दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करता है, लीगल एडवाइस भी करता है और वो आगे डिस्प्यूट को सॉल्व करने की पूरा प्रयास करता है। सेक्रेटरीट्स 6 ऑर्गन है।
द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड दी सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरीट है वो ऑफिस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरीज का ऑफिस है। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर्स। सेक्रेटरी जनरल को जनरल असेंबली 5 साल के लिए सिलेक्ट करती है। सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट्स एंड ट्रांसलेटर्स एंड एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प दी सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को मदद करने के लिए सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट, ट्रांसलेटर्स एंड सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करने के ये लोग अपॉइंट होते हैं। Secretariat situation in United Nations has constantly been making efforts to establish world peace. United Nations ने हमेशा वर्ल्ड पीस स्थापित करने के लिए प्रयास करते रहा है। वर्ल्ड यूनिटी एंड टू अचीव द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो विश्व भातृभाव स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने प्रयास करता ही रहा है और करते रहेगा। तो यहाँ हमारा पार्ट खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से ज़रूर प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, आवर चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरुवाणी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ज्ञान गुरुवाणी पर रहने के लिए आभार। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।